हर स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी 2022 का मॉडल सेट है जो खान सर के द्वारा निकाला गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले जो भी मॉडल 1 का 3 पार्ट आ चुका है, ये मॉडल 2 का दूसरा पार्ट है। तो आप लोग इससे पहले जो भी वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य केवल फास्ट रिविजन है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर कभी भी कहीं भी इस वीडियो को देखकर फास्ट रिविजन कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट होती है। ये आप सबको पता होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये आपका स्टैटिक का मतलब डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। आवृत्ति को मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो आपको हर्ट्ज से मापा जाता है। यहाँ पे जूल दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, वॉट दिया हुआ है, यानी कि ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आवृत्ति हर्ट्ज होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कोई आवृत्ति घटना यानी बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग की कला परिवर्तन की दर से रूप में भी समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, ये आपको पहले बता चुके हैं। अब अगला सवाल है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक हीलियम का निर्माण करते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा का निर्मुक्त करते हैं, यानी विशाल मात्रा में ऊर्जा को निर्मुक्त किया जाता है सूर्य के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी? यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें से तांबा हो जाएगा। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ताम्र एक भौतिक तत्व है, यानी कि तांबा एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu यानी कॉपर है, जिसकी परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि इस सुचालकता की श्रेणी में यह चांदी के बाद दूसरे क्रम में आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये आपका विद्युत का सुचालक कौन है? चांदी, और उसके बाद कौन आता है? तांबा आता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित लौह में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? यानी कि लौह में से बैलाडिला एक जगह है, वहाँ पे किसका खनन होता है? तो ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। अब हम लोग देख लेते हैं इसके व्याख्या को कि हेमेटाइट लौह के ऑक्साइड का खनिज रूप है। यह आमतौर पर पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्थर और मिट्टी में। धरती में से सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। यह शुद्ध लोहे से ज़्यादा कड़ा होता है, यानी कि जो लोहा होता है शुद्ध उससे ज़्यादा कड़ा होता है। यह कुछ हद तक धातुओं की तरह चमकीला होता है। यह जलयुक्त होता है। 58% शुद्ध लोहा बैलाडिला छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में हेमेटाइट लौह खनिज पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है? बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2882। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 28 नियॉन, 288 ऑर्गन यानी अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक समरूप 2882 यानी कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उनमें से कोई नहीं होगा तो ई हो जाएगा। यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ हम लोग समझते हैं कहाँ से मिलती है एस्पिरिन, जिसे एसिटिक सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों के छुटकारा पाने के लिए, दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए, ज्वार शामक के रूप में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन पेड़ के लैटेक्स के किससे प्राप्त होता है? पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त होता है और यह एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वार होने पर दी जाती है। यानी कि कब दी जाती है? ज्वार होने पर। ज्वार मतलब फीवर होता है। अब देख लिया अगला क्वेश्चन को। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हीरा हो जाएगा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। कैसा रत्न है? पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप में कार्बन का शुद्धतम रूप है, यानी कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा? हीरा है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये बहुत कठोर होते हैं। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग कई उद्योग एवं आभूषणों में किया जाता है। हीरे केवल सफेद ही नहीं होते, अशुद्धियों के कारण इसका शेड नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा व काला भी हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को।
यहाँ पे दिया हुआ है कि हरा हीरा सबसे दुर्लभ होता है। कौन सा हरा हीरा सबसे दुर्लभ होता है? अब अगला सवाल है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? यहाँ आप सबको पता होगा कि बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे बिहार से। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार, यानी कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। कब? 1777 से 1857 ईस्वी। बिहार के सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत करके अंग्रेज अफसर को मार देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। यदि न छोड़ा जाए तो शहद देगी, यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपका अलीवर्दी खां का। किसका विचार है और किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अलीवर्दी खां जो 740 से 56 में यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, यानी कि अलीवर्दी खां का टेन्योर दिया हुआ है और किसकी तुलना किए थे? यूरोपियों का तुलना किए थे। कहा कि यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। चूंकि यह सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। परंतु इसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में इसने मुगल शासक को एक भी राजस्व नहीं भेजा था। अब हम लोग देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ क्या है? 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? कौन सा बोल रहा है? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन चुने गए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ पे इसे पूरे व्याख्या के साथ एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का, कौन सा? बिहार किसान सभा का गठन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी का एग्जाम है। एनजी रंगा ने 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की। संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन का योजना किए और अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये चौरा चौरी घटना के बाद, क्योंकि ये अहिंसा चाहते थे और यहाँ पे हिंसा हो गया था। 4 फरवरी 1922 को, ये डेट याद रखिएगा कि भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें छुपे हुए 22 कर्मचारी जिंदा जल गए थे। यानी कब? 1922 में 22 पुलिस जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये आपका मदन मोहन मालवीय किए थे। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। यहाँ पे यही व्याख्या है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया था? ये आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे। कौन थे उस अधिवेशन का अध्यक्ष? रहमतुल्लाह एम सयानी। अब अगला सवाल देखते हैं कि भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 12 जून 1905 को, कब? 12 जून 1905 ईस्वी को भारत सेवक संघ की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आपका हो जाएगा ताजिकिस्तान। कहाँ हो जाएगा? ताजिकिस्तान में बैठक हुई थी। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप के दुसाबे ताजिकिस्तान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम इमोमाली रहमोन ने की थी। अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों ने भाग लिया था, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य सदस्य देश
के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रतिभाग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि वांडीवास युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। आप सबको याद होगा कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। यहाँ पे दिया हुआ वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सैनिक का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। किसने किया था? लाली ने किया था, यानी कि आयर कुट ने मार मार कर उन्हें लाल कर दिया था। एक ट्रिक की तरह आप इसे भी समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यहाँ पे मीर कासिम हो जाएगा। वो लोग किसे बनाना चाहते थे? मीर जाफर को, और मीर कासिम को हटा दिए थे, इसलिए ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे? कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, यानी कि यही खुद मीर कासिम हो गया, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने, लास्ट जो था वही बादशाह था शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, पर ये लोग हार गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली शिखर वार्ता निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुई थी? आपका जिनेवा में संपन्न हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं 104 नंबर क्वेश्चन को। 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि बुशहर परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका ईरान में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ईरान के इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुशहर को आपात स्थिति में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये कब बना था? 2011 में, और रूस की मदद से शुरू हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सितंबर 2021, यानी 21 का मतलब 2021 ये कि मैं प्रकाशित पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर लेखक कौन है? अदर का लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी। कौन है? झुम्पा लाहिरी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका झुम्पा लाहिरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक एक नई पुस्तक लिखी। यह पुस्तक एक अनुवाद के रूप में उनके काम को उजागर करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में FDI प्राप्ति में शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा देश रहा? यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन था? तो ये आपका हो जाएगा USA। कौन हो जाएगा? USA। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 21 जून 2021 को अकडाक यानी कि UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट हो जाएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट का यह 31वां संस्करण है। इसका मुख्य विषय था इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। अब इसमें शीर्ष पे कौन आ गया? USA आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है 21 जून को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका अल्पसंख्यक एवं कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और कहाँ से? रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमरौआ से इस अभियान की शुरुआत की गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्यों किया गया था। अभियान की शुरुआत करते हुए श्री नकवी ने कहा कि कुछ स्वार्थी तथ्यों द्वारा कोरोना वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को रोकने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 2016 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? ये सबको पता होगा, तीरंदाजी से है। अब इसके डिटेल को देखते हैं कि ये पूछा जा सकता है। भारतीय तीरंदाजी दीपिका कुमारी पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीती हैं। कितने? 3 गोल्ड मेडल जीती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन से 2 देश
ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया उनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे ब्रिटेन के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी कारें एवं स्कॉच विस्की बेचना सस्ता हो जाएगा तथा व्यापार की अड़चनें हट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सहमति दे दी है। यह भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स के बीच एक गलियारे की तरह स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व मुकुंदरा, और चौथा है बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में दर्जा मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार 2021 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जून 2021 में विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका भारत का कौन सा स्थान है? चौथा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। 2 जुलाई 2021 को भारत का विदेश मुद्रा भंडारण 1.013 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 610.012 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर। इस सूची में चीन पहले स्थान पे है। हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। सितंबर 21 में हिंदी दिवस कब मनाया गया? मतलब सितंबर 2021 में कब मनाया गया? 16 सितंबर को। हिंदी दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 1953 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। क्यों हुई? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। ये कौन है? इसके बारे में आप लोग को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो इनका ये बुक है जो लॉन्च होगा। किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का क्या नाम है जिन्होंने 2021 में लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में पीछे छोड़ दिया था? आपके हो जाएंगे सुनील छेत्री। कौन हो जाएंगे? भारतीय फुटबॉल के सितारे सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इतिहास रच दिया। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने के मामले में उन्होंने दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। किन्हें? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। लियोनेल मेसी का कितना था? 72 था। इनका कितना हो गया? 74। और 103 गोल के साथ रोनाल्डो पहले स्थान पे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 122 नंबर सवाल। 122 नंबर में है, सितंबर 21 में हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष का विजेता कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं डेनियल मेदवेदेव। कौन बने हैं? डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ये 25 साल के मेदवेदेव 2019 में पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन वहां वो राफेल नडाल से हार गए थे। इस बार ये जीते हैं। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो जोकोविच है, नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता है। अगर वो यूएस ओपन भी जीत जाते तो वह अपने करियर का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लेते। अब 123 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नवंबर 2021 में। कब किया जाएगा? नवंबर 2021 में। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल को। ग्लोबल लिबेलिटी, कौन सा? ग्लोबल
लिवेलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये आपका मिला है ऑकलैंड को। किसे मिला है? ऑकलैंड को मिला है। इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेलिटी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब है। अब हम लोग देख लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन को। सितंबर 21 में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 16 सितंबर को। आप सबको पता होगा कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है। इस परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। अगर यही अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर पहुंच जाए तो मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवरों के लिए यह स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद जरूरी है। और साल 2021 वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों की ठंडा रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सितंबर 21 में कनाडा के प्रधानमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? तो ये आपके बन गए जस्टिन ट्रूडो। कौन बने? जस्टिन ट्रूडो। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक यानी कि जो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन आधारित तौर पर शुरू किया गया, जो 2021 से 30 तक चलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सह नेतृत्व में होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को 2021 में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपका किया रंजीत सिंह दिसाले को। किसे? रंजीत सिंह दिसाले को। 2020 का 7 करोड़ का ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतकर सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने फिर देश का नाम रोशन किया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखे हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ रखे हैं? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप नाम रखने की भारतीय जनता पार्टी के पुरानी मांग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर AMU के बगल में बनने वाले नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दिया है? तो ये आपका यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है वो नहीं है, क्योंकि इसका आंसर स्वीडन है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन स्वीडन सरकार के पहले नेता हो गए हैं जिन्हें विश्वास मत प्रस्ताव पर हार का सामना करना पड़ा है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 131 नंबर सवाल को। 2021 में ट्विटर इंडिया में निम्नलिखित में से किसे भारत के शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जेरेमी केसल को। किसे? जेरेमी केसल को। अब हम लोग देख लेते हैं, धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा देने के, यानी कि जो पहले थे वो धर्मेंद्र चतुर थे, और ये इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही अब ट्विटर इंडिया ने अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल को शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सितंबर 21 में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया अमेरिका में। कहाँ? क्वाड देशों का अमेरिका में आयोजित किया गया। सितंबर 21 में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन इस बार अमेरिका में आयोजित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समूह के प्रतिनिधित्वों के पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस बैठक में अमेरिका द्वारा एक आभासी मंच आयोजित किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है?
तो ये आपका जलवाष्प हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। कुल ग्रीन हाउस गैसों में 55 से 60% लगभग जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 18% होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि वर्तमान में मोटरेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील नहीं शामिल है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। यहाँ पे क्या है, इसका पूरे व्याख्या को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जहाँ के पारिस्थितिकी में चरित्र के परिवर्तन हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। एक मैथ का क्वेश्चन है, तो यहीं पे ये समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।